राजस्थान में अब तक अशोक गहलोत और उनके चेले चपाटे एक तरफा बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अब पायलट गुट भी सामने आ गया है और ताबड़तोड़ जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब गहलोत से पहले सामने आकर सचिन पायलट को निकम्मा और न जाने क्या क्या कह डाला। फिर एक विधायक सामने आया और उसने आरोप लगाया कि पायलट ने मुझे 35 करोड़ का ऑफर दिया था। इन आरोपों के बाद सचिन पायलट के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने जवाबी हमला किया। पायलट ने कहा कि इस तरह के बयानों से दुखी हूं, लेकिन हैरान नहीं, ये राजस्थान में सरकार के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा है। ये हमला मेरी इमेज खराब करने की कोशिश है। विधायक जिन्होंने मुझ पर खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। राजस्थान सरकार की सियासत में उठा सियासी तूफान अभी तक थमा नहीं है। इस समय सीएम अशोक गहलोत के तेवर काफी तीखे हैं। सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए उन्होंने पायलट को निकम्मा तक कह दिया। बिना नाम लिए पायलट पर गहलोत ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हमारे साथी हैं, 35 साल में प्रदेश अध्यक्ष बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को यकीन नहीं होता था। हमने कभी सवाल नहीं किया कि वो कितना काम कर रहे हैं, कितना काम कर पा रहे हैं। हम जानते थे कि क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा था यार। 7 साल के अंदर राजस्थान के भीतर किसी ने भी पायलट को हटाने की मांग नहीं की। अध्यक्ष पद से हटाए, हम जानते थे। निकम्मा नकारा है, खाली लोगों को लड़वा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। राजस्थान में कल्चर ऐसा है, हम नहीं चाहते थे कि दिल्ली में ऐसा लगे कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमने कभी एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोला। उम्र पीछे है, पद बड़ा है। मैंने सिखाया कि प्रदेश अध्यक्ष अगर आए तो खड़ा होना चाहिए, पर वो व्यक्ति बीजेपी के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंक कर जाने के लिए तैयार हो जाए। राजस्थान के राज्यसभा चुनाव के दौरान भी इस तरह के षड्यंत्र रचे गए। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का ख्वाब देखा। मुंबई से लंदन से वकील साहब बोल रहे हैं। किसके वकील हैं? कॉर्पोरेट हाउस के वकील हैं। एक पेशी की फीस 50 से 40 लाख रुपए होती है। ये पूरा कॉर्पोरेट हाउस लगा हुआ है। मोदी जी को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस को गिराने का ये बड़ा षड्यंत्र है। पहले ही मैसेज आ गया था कि मुख्यमंत्री के चहेते लोगों पर छापे पड़ेंगे। इतनी गुंडागर्दी हो रही है देश के अंदर, चाहे सीबीआई, ईडी हो या इनकम टैक्स विभाग हो। कल पुनिया और राठौर साहब दिल्ली गए। इससे पहले सचिन गए थे और रातों रात षड्यंत्र में शामिल होकर वापस आ गए। पायलट आप जाते थे तो खुद गाड़ी चला कर जाते थे, सारा काफिला छोड़कर जाते थे, पुलिस नहीं लेकर जाते थे। जो छिप के काम करता है वो गलत ही है। बीजेपी पूरा खेल खेल रही है। जो विधायक वहां पर हैं उन्हें जबरदस्ती रखा गया है, उनका फोन छीन लिया गया है। जिस रूप में ये खेल खेला गया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नौजवान साथियों से उम्मीद करते थे कि कांग्रेस के लिए आज एसेट होगा। उसने बाउंसर लगा रखे हैं। जीवन और आजीविका की लड़ाई लड़ें कि सरकार को बचाएं। जिस तरह से एक पार्टी का अध्यक्ष सरकार को गिराने में लगा रहे हैं, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। हमारे बिल तो कांग्रेस पार्टी देगी, उनके बिल कौन देगा? ये जो कांग्रेस को तोड़कर राजनीति हो रही है, ये बीजेपी के लिए आत्मघाती होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। न सोनिया गांधी ने, न प्रियंका वाड्रा ने, न किसी कांग्रेसी ने राहुल गांधी की उपलब्धियों के बारे में किसी ने बताया, तो ये काम बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कर दिया। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए कोरोना काल में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए तंज कसा, तो प्रकाश जावड़ेकर ने भी राहुल गांधी के अंदाज में हर महीने की अलग अलग उपलब्धियां गिनवाई, जिनमें शाहीन बाग से लेकर राजस्थान की लड़ाई तक शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर पर लिखा कि राहुल गांधी जी, अपने पिछले 6 महीनों की उपलब्धियों पर आप भी ध्यान दें। फरवरी में शाहीन बाग में और दंगे, मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश को गंवाना, अप्रैल प्रवासी मजदूरों को उकसाना, मई कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की 6ठी सालगिरह मनाना, जून में चीन का बचाव करना, जुलाई में राजस्थान में कांग्रेस को पतन के कगार पर पहुंचाना। इतना ही नहीं, प्रकाश जावड़ेकर ने आगे लिखा, राहुल बाबा, आप भारत की उपलब्धियां भी लिख लें, जिसमें कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। औसतन केस के मुकाबले में देश की स्थिति बेहतर है।
एक्टिव केसेस और मौत के आंकड़ों में अमेरिका के मुकाबले भारत की स्थिति कहीं बेहतर है। आपने मोमबत्तियां जलाने का मजाक उड़ाकर देश की जनता और कोरोना वॉरियर्स का मजाक उड़ाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में व्यस्त रही, मोमबत्ती जलाने, नमस्ते ट्रंप का आयोजन करने, और जब राजस्थान सरकार गिराने की कोशिशों में व्यस्त है, इसलिए देश में कोरोना की लड़ाई आत्मनिर्भर हो चली है। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं, फिर चाहे वो चीन का मसला हो या फिर कोरोना संकट की बात हो। चीन के मसले पर राहुल गांधी लगातार अपना वीडियो ब्लॉग निकाल रहे हैं और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अशोक गहलोत को अभी बीजेपी और पायलट पर सिर्फ बयानों के तीर ही चलाने होंगे और नए आरोप लगाने के लिए किसी विधायक का जुगाड़ करना होगा। होटल में बंद विधायकों के मनोरंजन के लिए नई फिल्में मंगवानी होंगी, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले को 24 तारीख तक टाल दिया है और लगे हाथ स्पीकर सीपी जोशी को पायलट गुट के विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से भी रोक दिया है। अब अशोक गहलोत के पास इंतजार करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है और ये जरूरी नहीं है कि 24 तारीख को फैसला उनके पक्ष में ही आ जाए। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की अदालत ने सुनवाई करते हुए सचिन पायलट गुट की ओर दायर याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पायलट गुट को फौरी राहत दी है। पिछले 10 दिन से राजस्थान सरकार पर मंडरा रहे सियासी संकट के बादल मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में छंट गए, लेकिन अब भी सचिन पायलट गुट को पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। अब फैसला 24 जुलाई को होना है। पायलट गुट की ओर से हाईकोर्ट में विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से विधानसभा की सदस्यता खत्म किए जाने के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। शुक्रवार को सचिन पायलट गुट की ओर से वकील हरीश साल्वे ने लंदन से ऑनलाइन कोर्ट में दलीलें दी। करीब 1.5 घंटे की पैरवी के दौरान साल्वे ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए सचिन पायलट और अन्य 18 विधायकों को दिए गए नोटिस को खारिज किए जाने की मांग की। उनके बाद गुट की ओर से मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। राजस्थान में गहलोत सरकार पर आई सियासी संकट का सोमवार को 10वां दिन है। सरकार से बगावत करने वाला सचिन पायलट गुट सरकार के खिलाफ होने के बाद से राजस्थान से बाहर बाड़बंदी में कैद है। वहीं गहलोत गुट के विधायक जयपुर में एक होटल में ठहरे हुए हैं। पिछले 7 दिन से विधायकों की बाड़बंदी की गई है। पायलट और गहलोत दोनों गुटों के विधायकों की बाड़बंदी के बीच मामला कोर्ट पहुंचा और अब सभी की निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। उद्धव ठाकरे को भूमि पूजन में शामिल होने का निमंत्रण अभी मिला नहीं है, लेकिन वे अयोध्या जाने के लिए अपना सामान पैक करवाने लगे। इतना ही नहीं, वहां जाने के लिए शरद पवार से भी भिड़ गए। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम और आधारशिला कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर महाराष्ट्र के महाअघाड़ी गठबंधन सरकार में मतभेद उभर आए हैं। पहले शरद पवार की पार्टी की ओर से माजिद मेमन ने उद्धव ठाकरे को इस कार्यक्रम में निमंत्रण मिलने के बावजूद नहीं जाने की सलाह दी, लेकिन शिवसेना ने उसे सिरे से खारिज करके कह दिया कि सीएम ठाकरे तो जरूर अयोध्या जाएंगे। इससे पहले एनसीपी ने नसीहत दी थी कि मुख्यमंत्री को इस धार्मिक कार्यक्रम में जाने से बचना चाहिए। ऐसी चर्चा है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण भेज सकता है। हालांकि एक दिन पहले भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम मोदी के शामिल होने की खबर से चिढ़कर शरद पवार ने बड़ा ही बेतुका किस्म का बयान दिया था, जिससे ये साफ हो गया कि शरद पवार मंदिर निर्माण के पक्ष में नहीं हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और उद्धव ठाकरे के खासम खास नेता संजय राउत ने मंगलवार को ताल ठोक कर कहा कि आधारशिला समारोह में जरूर शामिल होंगे। जब राउत से पूछा गया
कि क्या इसके लिए शिवसेना प्रमुख को निमंत्रण मिला है, तो उन्होंने कहा कि ये मिल ही जाएगा। माना जा रहा है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए होने वाले इस समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और उन्हीं के हाथों इस कार्य की शुरुआत होगी। अब राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री निश्चित रूप से भूमि पूजन में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि शिवसेना का इस मुद्दे से भावनात्मक, धार्मिक और राष्ट्रीय जुड़ाव रहा है। शिवसेना नेता ने भी ये कहा कि इस मुद्दे पर उनकी पार्टी का बड़ा योगदान रहा है और राम मंदिर के निर्माण के लिए शिव सैनिकों ने अपना रक्त बहाया है और बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद में भी अयोध्या जाते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हजारों हिंदू शहीदों के नजरिए से ये देश और हिंदुत्व के लिए ऐतिहासिक समारोह है। उनके मुताबिक अगर कोविड-19 का संकट नहीं होता तो लाखों की संख्या में राम भक्त इस समारोह के लिए उमड़ पड़ते। गौरतलब है कि सोमवार को राउत ने दावा किया था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता उन्हीं की पार्टी ने साफ किया है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।